दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उपन्यास और उसके विषय वस्तु से संबंधित वन लाइनर प्रश्न। जैसा कि पहले भी हमने हिंदी साहित्य की बुक की है वस्तुनिष्ठ, राजश्री टंडन, डॉक्टर राजश्री टंडन। तो ये बुक मैंने कंप्लीट की है टॉपिक वाइज। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वे जो टॉपिक दिए गए हैं उनका रिवीजन कर लीजिए। दूसरा, अब मैंने PYQ किए हैं, तो पहले हम PYQ देखेंगे कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए अब उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे जिनसे संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। उपन्यास स्मरणीय तथ्य। उपन्यास का अर्थ है अध्यायों या प्रकरणों में लिखी हुई ऐसी कल्पित और बड़ी आख्यायिका जिसमें अनेक पात्र और विस्तृत तथा सुसंबद्ध घटनाएं होती हैं। विस्तृत मतलब व्यापक, सुसंबद्ध सरल से, कल्पित मतलब कल्पना की हुई घटनाएं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार उपन्यास का मूल आधार उसमें निहित यथार्थमकता का तत्व है। आधुनिक उपन्यास के जनक कौन माने जाते हैं? तो डेनियल डिफो को माना जाता है और इनका समय है 1660 से 1731 ईस्वी में। हिंदी उपन्यास ने लगभग 125 वर्षों की यात्रा पूरी की है। उपन्यास का गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और बांग्ला में नोवेल कहते हैं। तो किस किस भाषा में कहा जाता है उपन्यास को? गुजराती में नवल कथा, मराठी में कंदावरी, बांग्ला में नोवेल कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ और मानव चरित्र का प्रकाश डालना, उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं अन्य अधिकतर विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को ही हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना है। तो सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसको माना है? परीक्षा गुरु 1882 को। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता, समय है उसका 1891 ईस्वी को, हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। श्री शिव नारायण श्रीवास्तव ने ईसा अल्लाह का कृत रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो श्री शिव नारायण श्रीवास्तव ने। श्री गोपाल राय ने पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? श्री गोपाल राय ने गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु द्वारा लिखित पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास घोषित किया है। रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास श्रद्धाराम फुलेरी द्वारा रचित भाग्यवती 1877 ईस्वी है। तो प्रथम उपन्यास मौलिक रूप से किसे माना जाता है? भाग्यवती को। किसकी दृष्टि से? रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से। हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास श्रद्धाराम फुलेरी कृत भाग्यवती 1877 ईस्वी को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हुए भी किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है, क्योंकि गोस्वामी जी 19वीं सदी के अंतिम दशक से उपन्यास लिखते आ रहे हैं। इन्होंने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की और उपन्यास विद्या को सशक्त रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। किसने? गोस्वामी जी ने। पंडित बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास में विठ्ठल राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकियों के सरदार का हृदय परिवर्तन चित्रित दिखाया गया है। यह विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया था। ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें डाकुओं के हृदय के परिवर्तन को दिखाया गया है? तो पंडित बालकृष्ण
भट्ट के द्वारा लिखित नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास में। 100 अजान एक सुजान उपन्यास में अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी सेठ हीराचंद के दो पोत ऋषिनाथ और निधिनाथ अनजानों का अर्थ होता है अज्ञानियों की संगति में पड़कर विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। अंत दोनों जालसाजी धोखेबाजी के अपराध में पकड़े जाते हैं। इस विषय में विषम परिस्थितियों में उनका शिक्षक चंद्रशेखर सुजान आकर उन्हें बचाता है। यह उपन्यास परीक्षा गुरु की परंपरा में लिखा गया। क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जो परीक्षा गुरु की परंपरा के आधार पर लिखा गया है। तो यह है 100 अजान एक सुजान। मधुकर भट्ट ने सन 1879 ईस्वी के नवंबर मास के हिंदी प्रदीप की फाइलों के आधार पर बालकृष्ण भट्ट के तीसरे उपन्यास रहस्य कथा का उल्लेख किया। यह उपन्यास क्या है? अपूर्ण है। ठाकुर जगमोहन सिंह कृत श्यामा सप 1888 ईस्वी में ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की प्रणय गाथा का चित्रण हुआ है। यह आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो श्यामा स्वप्न है और समय काल इसका 1888 है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जगमोहन सिंह है। राधा कृष्ण का निसाय हिंदू 1890 ईस्वी में उपन्यास गोवध निवारण की भावना में लिखा गया उपन्यास है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, नेट की में और यूपी टीजीटी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। लज्जाराम मेहता के स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 उपन्यास में रमा और लक्ष्मी दो सगी बहनों की कहानी है। रमा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है। लक्ष्मी भारतीय संस्कृति के अनुकूल प्रतिवर्ता नारी का जीवन व्यतीत करती है। इसमें लेखक ने तुलनात्मक आधार पर भारतीय नारी के पतिव्रते की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। इसमें दो बहनें हैं सगी, एक स्वतंत्र विचारों वाली है और एक परतंत्र, एक शहर में पली बड़ी और एक गांव में, जो अपने अपने नियमों के अनुसार अपना पालन करती हैं, अपने धर्म का पालन निभाती हैं। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से मिली है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास का परंपरा का जन्मदाता माना गया है। हृदय हारिणी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसको माना जाता है? तो हृदय हारिणी को। और इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट है गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का जन्मदाता माना गया है और इन्होंने लगभग 200 जासूसी उपन्यासों की रचना की है। जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना गया है? गोपाल राम गहमरी को। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी उपन्यास में रंगपुर के कुमार नरेंद्र सिंह और कृष्णनगर की राजकन्या कुसुम कुमारी के साहस, धैर्य और प्रेम की कथा वर्णित है। इस उपन्यास के माध्यम से किशोरीलाल गोस्वामी ने नवाब सिराजुद्दौला 1756 से 57 ईस्वी के समय की अव्यवस्था और क्षुब्ध बंगाल का सजीव चित्रण किया गया है। लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा गोस्वामी जी ने इस उपन्यास की रचना की बादशाह के गुप्त चरित्र नामक अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर की है, जिसमें लखनवी के नवाबी महल के वैभव विलास की विस्तृत कथा चित्रित की गई है। उपन्यास सार है कि नवाबी महल का विलासी लखनऊ के नवाबों के लिए कब्र बन गया था, कि लखनऊ के जो नवाब थे वे किस तरह से अपना विलासी जीवन व्यतीत करते थे और विलासी जीवन व्यतीत करते हुए उनका क्या बन गया था? कब्र बन गई थी उनकी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ठेठ हिंदी का ठाट या देव वाला उपन्यास में अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण किया है। हरिओद के अधखिला फूल उपन्यास में धर्म की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास के दुष्परिणामों का चित्रण है। किस उपन्यास में? अधकिला फूल में। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बाबू देवकीनंदन खत्री को। देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता उपन्यास का हिंदी संसार में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। इस उपन्यास की नायिका विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नवलगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह नायक हैं। भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अधूरा है, जिसे बाद में उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था।
तो भूतनाथ उपन्यास को किसने पूरा किया था? दुर्गा प्रसाद खत्री ने। भूतनाथ में चंद्रकांता संत के ही एक अत्यंत कुशल अय्यार भूतनाथ की रोचक कथा वर्णित है। माँ उपन्यास में विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने यह दिखाया है कि माँ के स्नेह, त्याग और विवेकपूर्ण देख रेख पर ही बालक का सर्वांगीण विकास निर्भर करता है। यानी कि बालक की देख रेख पर ही बच्चे के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकास निर्भर है। उपन्यास के अंत में दुष्चरित्र पात्रों के जीवन में सुधार लाकर और सच्चरित्र पात्रों को सुखी दिखाकर लेखक ने अपने सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। कौशिककृत भिखारिणी उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। कौन से उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया था? भिखारिणी में। और मानव मन के सहज आकर्षण तथा जातीय बंधन की कठोरता के मार्मिक द्वंद्व को बड़ी सहजता से चित्रित किया गया है। शिवपूजन सहायकृत देहाती दुनिया 1925 ईस्वी में उपन्यास में ग्रामीण जीवन का सरल सुबोध और प्रभावकारी यथार्थ चित्रण किया गया है। सन 1918 से 1936 तक अर्थात सेवा सदन के प्रकाशन काल से लेकर गोदान के प्रकाशन काल तक की अवधि को हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद युग कहा जाता है। तो प्रेमचंद युग कब से कब तक का है? 1918 से 1936 ईस्वी तक। साहित्यकारों ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया। प्रेमचंद जी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसमें मारवाड़ के राजा मालदेव और उसकी रूठी रानी इमादे की कहानी है। जिस मालदेव ने शेरशाह के छक्के छुड़ा दिए, वह अपनी रूठी रानी को न मना सका। इस उपन्यास में राजपूतों की वीरता और आपसी फूट का सजीव चित्रण किया गया है। मुंशी प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाजरे हुस्न उपन्यास लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने सेवा सदन नाम से किया है। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में गोशिया आफियत उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी रूपांतर उन्होंने प्रेमाश्रय नाम से किया। किसने? प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद ने एक परिहास प्रधान उपन्यास जज्ब ए इशार लिखा था, जिसका हिंदी रूपांतर है वरदान, और वरदान का समय है 1921। प्रेमचंद ने हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतर प्रेमा अर्थात दो सखियों के विवाह को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी नाम से नए रूप में प्रकाशित किया। पहले इसे किस नाम से किया? हम खुरमा हम सवाब हिंदी का रूपांतर कौन हुआ? प्रेमा, जिसमें दो सखियों के विवाह का वर्णन किया गया है। फिर इसका नाम प्रतिज्ञा 1929 के नाम में नए रूप में प्रकाशित किया। किसका? प्रेम का। प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद रंगभूमि में किया। रंगभूमि का पहला नाम कौन सा था? चौगाने हस्ती। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। किस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है? तो चौगाने हस्ती यानी कि रंगभूमि को। रंगभूमि उपन्यास का नायक कौन है? सूरदास है, जिसमें औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना को, पूंजी केंद्रीयकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, मानव अधिकारों की सुरक्षा की धार्मिक रूढ़िवादिता का विरोध, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन का समर्थन, देशी राज्यों की राजनीति और अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादिता इत्यादि यथार्थ का चित्रण हुआ है। डॉक्टर बच्चन ने रंगभूमि को गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास एपिल नोवेल कहा है। तो रंगभूमि को किस कवि ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास एपिल नोवेल कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने गरीब, शहरी और ग्रामीण जनता का यथार्थ चित्रण किया और उनके प्रति पाठकों की सहानुभूति जागृत की। कर्मभूमि उपन्यास में मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध, महत्व का आडंबर और भोग विलिप्सा, जनता का लिप्सामिस इच्छा से जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों की दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण आदि राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को उठाया गया है। इस उपन्यास में शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार तथा सुखदा ने किया था। गांवों का आंदोलन अमरकांत और आत्मानंद ने संचालित किया। कायाकल्प प्रेमचंद का नए ढंग का उपन्यास है, जिसमें कई जन्मों की कहानी कही गई है। तो ऐसा कौन सा उपन्यास है जो नए ढंग का उपन्यास है? कायाकल्प। और किस उपन्यास में कई जन्मों की कहानी कही गई है? तो ये भी
कायाकल्प में ही की गई है। निर्मला में सेवा सदन के समान ही दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। कला की दृष्टि से गबन प्रेमचंद का प्रथम श्रेणी का उपन्यास है। इसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्र उपस्थित किया। नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन मध्यम वर्ग समाज की इन दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन चरितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ कथा सृष्टि हुई है। देखिए, हम उतना ही पढ़ेंगे जो पेपर में आते पूछे जाते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन। तो यही सारे उपन्यास हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोदान प्रेमचंद का प्रवर्तम उपन्यास है। अच्छा, प्रेमचंद का प्रवर्तम उपन्यास किसे माना गया था? गोदान को। इसका कथानक भारतीय ग्रामीण जीवन की हृदय विदारक परिस्थितियां तथा तत्कालीन शहरी जीवन की झलकियों से बुना गया है। इसमें कुल मिलाकर 7 छोटी बड़ी कथाएं सजोई गई हैं। इनमें विस्तार और महत्व दोनों दृष्टियों से होरी का स्थान पहला आता है। चतुर्सेन शास्त्री का है सोना और खून उपन्यास सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास के एक विशाल अंश को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। चतुर्सेन शास्त्री द्वारा रचित वैशाली की नगर वधु है। यह बहुचर्चित उपन्यास है। इसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध सभी का एक साथ उपस्थित दिखाए गए हैं। चतुर्सेन शास्त्री कृत सोमनाथ उपन्यास गुजरात के चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित भारत प्रसिद्ध शिव मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा 1024 ईस्वी में तोड़े और लूटे जाने की ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। सारे ही उपन्यास क्या हैं इसमें इम्पोर्टेंट है। व्याम रक्षाम उपन्यास में वेद, ब्राह्मण, स्मृति, पुराण आदि के साथ ही मिर्स, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, पर्सिया, यूनान आदि देशों की पुरातन कथाओं के आधार पर देव, दैत्य, दानव, मानव, यक्ष, गरुड़, वानर, महिष आदि प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन और संस्कृति का काल्पनिक चित्रण किया गया है। राहुल शंकरचार्य ने सिंह सेनापति में लिच्छवी और जय योधे में योधे गणतंत्र की जीवन व्यवस्था की कल्पना मार्क्सवाद समाज व्यवस्था के अनुरूप कथाबंद किया गया है। रागे राघव कृत मुर्दों का टीला उपन्यास में पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मोहनजोदड़ो की समुन्नत सभ्यता और उसके विनाश की काल्पनिक कथा का चित्रण किया गया है। रागे राघव के कब तक पुकारू उपन्यास में ब्रज के नटों के जीवन का चित्रण है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। चीवर उपन्यास में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन काल का चित्रण है। किस उपन्यास में? चीवर में। विषाद मठ उपन्यास में रागे राघव ने अकाल से त्रस्त एवं क्षुधा पीड़ित लोगों की करुण कहानी के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का सफल चित्रण किया गया कि किस तरह से पूंजीपतियों का अत्याचार क्या करते थे जनता पर। रागे राघव ने सीधा साधा रास्ता उपन्यास की रचना भगवती चरण वर्मा के उत्तर में की और उसकी कहानी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ दी। भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक भारत के सामाजिक जीवन और राजनीतिक दशा की विशाल पृष्ठभूमि पर मुंशी से नवल किशोर तक एक परिवार की 4 पीढ़ियों के जीवन को चित्रित किया गया है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा को वर्ष 1961 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास आखिरी दाव में एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा का चित्रण किया गया है। अपने खिलौने उपन्यास में दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी का खोखलापन दिखाते हुए उस पर व्यंग किया गया है। भगवती चरण वर्मा ने सीधी सच्ची बातें उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ वर्षों के जीवन को प्रस्तुत किया है। सभी नचावत राम गोसाई उपन्यास में वर्मा जी ने समाज के दूषित भ्रष्टाचार में जीवन का आलोचनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसमें 3 परिवार की 3 पीढ़ियों की कथा को एक सूत्र में जोड़कर सामंतशाही की समाप्ति, पूंजीवाद के अभ्युदय और शासन तंत्र के पूंजीपतियों के प्रभाव में आने की कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है। इसकी रचना आनातोले फ्रांस के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की गई है। भगवती चरण वर्मा कृत 3 वर्ष उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन के जीवन का चित्रण है। इसमें वेश्या सरोज के जीवन मूल्य, एक संभ्रात परिवार की युवती
प्रभा की तुलना में अधिक उच्च चित्रित हुई है। धूपल भगवती चरण वर्मा का आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसमें वर्मा जी के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों की झांकी दृष्टव्य है। पर्सन और मरीचिका उपन्यास में 1947 ईस्वी में देश के स्वतंत्र होने के साथ जनता के मन में जगने वाली आकांक्षाएं और 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के बाद सहसा मोहभंग के कारण व्याप्त होने वाली निराशा और कुंठा का चित्रण हुआ है। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में वर्मा जी ने गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास पतन 1927 ईस्वी में और अंतिम उपन्यास चाणक्य 1982 ईस्वी में है लिखा गया। चतुर्सेन शास्त्री, पांडे पेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन प्राकृतवादी उपन्यासों में अग्रणी माने जाते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपने उपन्यासों में समाज की आंतरिक दुर्बलता और दुष्प्रवृत्तियों का अच्छा उद्घाटन किया है। चंद हसीनों के खतूत पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। बेचन शर्मा उग्र कृत चंद हसीनों के खतूत उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न उपस्थित करते हुए प्रेम का महत्व दिखाया गया है। किस उपन्यास में दिखाया गया है? चंद हसीनों के खतूत में। जयशंकर प्रसाद कृत कंकाल उपन्यास में समाज की जर्जर अवस्था का चित्रण और धार्मिक नैतिक संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों का पाखंडपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। तितली उपन्यास में प्रसाद जी ने भारतीय आदर्श को उज्जवल रूप में प्रस्तुत करने के साथ ही ग्रामीण जीवन की कहानी कही है। किस उपन्यास में? तितली में। इरावती जयशंकर प्रसाद का एक अपूर्ण उपन्यास है, जिसका कथानक शुंग काल से संबंध है। वृंदावन लाल वर्मा ने लगभग 2 दर्जन उपन्यासों का प्रणयन किया। गढ़ खुंडार में 14वीं सदी के बुंदेलखंड के सामंती जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है और मृगनयनी उपन्यास वर्मा जी की उपन्यास कला के चरम विकास का प्रतीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने गढ़ खुंडार की पांडुलिपि देखकर वृंदावन लाल वर्मा को वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी थी। तो वृंदावन लाल वर्मा को स्कॉट की उपाधि किसने दी थी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने गढ़ खुंडार की पांडुलिपि को देखकर वृंदावन लाल वर्मा को स्कॉट की उपाधि दी थी। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए यशपाल को वर्ष 1976 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का 11वां और अंतिम उपन्यास है, जिसमें 1919 से लेकर 1945 ईस्वी तक की प्रत्येक राजनीति की घटना और उसके प्रभाव का सजीव चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में लेखक का गांधीवादी विचारधारा का विरोधी स्वर मुखरित हुआ है। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में 1942 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन की भूमिका है, लेकिन मुख्य रूप से विस्तृत चित्रण 1948 से 1949 की संघर्ष में परिस्थितियों का ही उल्लेख हुआ है। इसमें लेखक ने भारतीय राष्ट्रीय की अहिंसा और समझौते की नीति को विफल दिखाया है। भारत विभाजन की भूमिका। झूठा सच उपन्यास किस पर आधारित है? तो यह भारत विभाजन की भूमिका पर आधारित है। विभाजन के परिणामों का विस्तृत चित्रण है। यशपाल कृत दादा कामरेड उपन्यास में पूंजीवाद, गांधीवाद और समाजवाद के संघर्ष के बीच की परिस्थितियों और व्यवस्था अथवा धारणाओं में सामंजस्य ढूंढने का प्रयास किया गया है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट की जीवनी, तत्कालीन लोक विश्वास, राजकीय वैभव, सामाजिक आचार व्यवहार, संस्कार, वेशभूषा, मनोविनोद, त्योहार, धार्मिक वातावरण आदि का चित्रण हुआ है। बाणभट्ट निपुणिका और भटनी उपन्यास के क्या हैं? प्रमुख पात्र हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास चारुचंद्र लेख में मध्यकालीन तंत्र साधना पर विश्वास और तत्संबंधी आचरण के चित्रण के साथ राजा सातवान और रानी चंद्रलेखा की कहानी वर्णित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शूद्रकृत संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर स्वतंत्र कल्पना द्वारा पुनर्वा उपन्यास की भी रचना की। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का चौथा उपन्यास है। इसे रेकव आख्यान में कहा गया है। किसमें कहा गया? रेकव आख्यान में भी कहा गया है। इस उपन्यास में औपनिषदिक ज्ञान की चर्चा भी है, किंतु लोक सेवा की भावना को जीवन की सार्थकता मानना इसका मूल संदेश है।
ईलाचंद जोशी कृत उपन्यास सन्यासी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है, जिसमें नायक नंद किशोर के अहंभाव का मनोविश्लेषण किया गया है। अतः नंद किशोर सन्यासी होकर देश सेवा में लग जाते हैं। पर्दे की रानी उपन्यास में नायिका निरंजना खूनी पिता और वेश्या माँ की पुत्री है। इस जानकारी से उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वह समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा का भाव रखने लगती है। ईलाचंद जोशी द्वारा कृत झाज का पंछी उपन्यास के नायक शिक्षित युवक है और वह कलकत्ता में काम की तलाश में भटकता है। कलकत्ता नगर वह जहाज है जिसमें चारों ओर भटक कर लौट आता है, यानी कि वहां जो भी जाता है वो भटक कर इधर उधर घूमकर भटक कर वापिस लौट आता है। ऋतु चक्र उपन्यास में जोशी जी ने यह लक्षित किया है कि आधुनिकता के दबाव में पिछले सभी मूल्य मान्यताएं और आदर्श तेजी से ढह रहे हैं, किंतु उनके स्थान पर नए मूल्यों और नए आदर्शों का निर्माण नहीं हो पा रहा। इसमें उभरने का मनोवैज्ञानिक समाधान यही है कि रूमानी चेतना को पुनः जागृत किया जाए। कवि की प्रेयसी में जोशी जी ने कालिदास कृत मालविकाग्नि मित्रम नाटक में उल्लिखित कवि नाटक सोमिलक के जीवन का काल्पनिक चित्रण किया है। आगे कृत शेखर एक जीवनी में फ्लैशबैक शैली में लिखा गया एक सशक्त प्रौढ़ उपन्यास है। इस पर रोमा रोलन के जा प्रस्ताव का स्पष्ट प्रभाव है। नदी के द्वीप आगे का दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रभाव शैली और प्रतीकात्मक बिंब विधान शैली सभी का प्रयोग एक साथ मिलता है। अब ये भी क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे कौन सा ऐसा उपन्यास में जिसमें सभी शैलियों का प्रयोग मिलता है, तो नदी के द्वीप। और इसके कवि कौन है? अगे। अपने अपने अजनबी उपन्यास में अगे ने मृत्यु से साक्षात्कार को उपन्यास का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का मार्मिक विचरण किया है। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 1966 ईस्वी में जैनेन्द्र को मुक्तिबोध उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया गया था। जैनेन्द्र का पहला उपन्यास कौन सा है? तो परख है, जिसमें कुल 4 प्रमुख पात्र हैं, सत्यधन, कुट्ठो, गरिमा और बिहारी। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने अपने प्रेम दर्शन को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। मुक्तिबोध जैनेन्द्र का नवा उपन्यास है, जिसमें एक मुक्तिकामी राजनीतिक नेता के जीवन की करुण कहानी अंकित की गई है। मुक्ति का प्रश्न सामाजिक राजनीतिक स्तर पर सुलझाया जा सकता है, यह आत्मिक स्तर पर है। यह मनोमंथन उपन्यास की महत्ता का आधार है। प्रेम और विवाह की समस्या यहाँ भी है। उपन्यास नायक सहाय के जीवन में पत्नी राजेश्वरी और प्रेयसी नीलिमा दोनों का महत्व है। पत्नी से उसे समर्पण, सेवा और वत्सलता मिलती है, जबकि प्रेयसी से उसे प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है। अमृतलाल नागर को अमृत और विष उपन्यास के लिए वर्ष 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अमृत और विष उपन्यास में कथानक को एक संपादक के जीवन से संबंध करके तत्कालिक जीवन की जटिलताओं को चित्रित किया गया है। अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों जैसे रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टिया, मर्यादाओं, टूटती और निर्मित होती हुई व्यवस्थाओं का सजीव चित्रण किया गया है। किसमें किया गया है सजीव चित्रण? बूंद और समुद्र में। डॉक्टर देवराज कृत पथ की खोज में आधुनिक मध्यम वर्ग समाज के शिक्षित सदस्यों के जीवन में आने वाली समस्याओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से नए पथ का अनुसंधान किया गया है। श्री शुक्ल जी का राग दरबारी रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। इसके कथा केंद्र में मुख्य समस्या शिवपालगंज के कॉलेज की है, किंतु अन्य सारी समस्याएं स्वार्थ, मूल्यहीनता, अवसरवाद, छल प्रपंच, नैतिक गिरावट, कुत्सित राजनीति इसी के साथ जुड़ी है। इसमें वर्तमान गांव के यथार्थ को अच्छी तरह देखा जा सकता है। तो यह नाटक किस पर आधारित है? एक तो ये रिपोर्टाज शैली पर लिखा गया उपन्यास है, और यह कहाँ से संबंधित है, किसी स्थान से? शिवपालगंज के कॉलेज की मुख्य समस्याओं को केंद्र में रख के यह उपन्यास लिखा गया है। श्री लालसुख का विश्रामपुर का संत को व्यास सम्मान 1999 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इस उपन्यास में महामहिम राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद को माध्यम बनाकर कांग्रेस शासन में राजनीतिक अवसरवाद का लाभ उठाकर सामंतीय मानसिकता वाले बड़े तालुकेदारों की ऐश्वर्य और भोग लिप्सा तथा भूदान आंदोलन की कलाई खोकर रख दी गई। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि
राजनीतिक अवसरवाद के चलते सभी तरह का भ्रष्टाचार आज की जीवन शैली का अंग बन गए हैं। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें प्रेम संबंध तथा उससे जुड़े अनुसांगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। श्रीलाल शुक्ल जी को राग दरबारी उपन्यास के लिए वर्ष 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नरेश मेहता के धूमकेतु एक श्रुति और नदी यशस्वी में एक ही कथा का निर्वाह हुआ है, जिसमें ग्रामीण संस्कृति का कर्मिक पतन और एक आदर्शहीन लक्ष्य समाज के विकास का चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार बताया गया है। कि इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक गांव में उनके आदर्श और लक्ष्य किस तरह से छीन होते जा रहे हैं। किस तरह से ग्रामीण की संस्कृति, ग्रामीणों में जो संस्कृति है, जो प्रथा है, जो रीति रिवाज है, उनका किस तरह से पतन हो रहा है और एक आदर्शहीन लक्ष्यहीन समाज के विकास के चित्रण का मनोवैज्ञानिक आधार पर इसका वर्णन किया गया है। किसका? राग दरबारी का। नहीं, इसका धूमकेतु एक श्रुति और नदी यशस्वी में नरेश मेहता द्वारा लिखित ये उपन्यास है। नरेश मेहता कृत यह पथ बंधु था उपन्यास में एक ऐसे युवा अध्यापक की कथा है जो आत्मसम्मान की भावना रखता है और कुछ जीवन मूल्यों पर विश्वास करते हुए तत्कालीन समाज की विषमताओं के बीच संघर्ष में जीवन व्यतीत करता है। हिंदी में सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग फणीश्वर नाथ रेणु ने 1954 ईस्वी में प्रकाशित कराया। अपने उपन्यास मैला आंचल की भूमिका में किया था, तभी से यह सब प्रचलित हो गया। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की ख्याति का आधार बना। ख्याति मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्धि का आधार बना, जिसमें बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मैरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया था। जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु का चौथा उपन्यास है। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा कही गई है। यानी कि जो पाकिस्तान से अलग होकर आए, वहां से जो पाकिस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान से बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा कही गई है कि किस तरह से उनके पीड़ा का वर्णन किया गया है इसमें। रामदास मिर्स का पानी के प्राचीर और हिमांशु श्रीवास्तव का नदी फिर बह चली उपन्यास उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। तो ग्रामीण की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? रामदास मिश्र का पानी के प्राचीर और हिमांशु श्रीवास्तव का नदी फिर बह चली। ये किस पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं? ग्रामीण जीवन की। सर्वेश्वर कृत सोया हुआ जल सिनेरिया शिल्प में लिखा गया एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पागल कुत्तों का मसीहा सर्वेश्वर का दूसरा लघु उपन्यास है, जिसमें पागल कुत्ते संदर्भहीन एवं रूढ़ जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं। उपन्यासकार ने यह चित्रित किया कि हम पुराने मूल्यों से व्यर्थ चिपके रहते हैं और उनके प्रति अपना अनमोल त्याग कर नई आस्था का स्वागत करना चाहिए। अब इसमें कवि ने बताया गया जो हमारे पुराने मूल्य हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए और हमें नए विचारों को अपनाकर उनका स्वागत करना चाहिए, अपनाना चाहिए। उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास में मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है, कई बार पेपर में आ चुका है। मछुआरों के सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। राही मासूम रजा के आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ और मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। शिव प्रसाद सिंह के सैलूस उपन्यास में कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को चित्रित किया गया है। सावधान नीचे आग है उपन्यास में सजीव ने बिहारी की कोयला खानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कोयला मजदूरों के नरकीय जीवन कि किस तरह से वहां पर मजदूरों का नरकीय जीवन तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के शोषण का यथार्थ चित्रण किया गया कि किस तरह से उन मजदूरों का शोषण होता था और उन्हें कैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इसमें उनके जीवन से संबंधित उनके जीवन का चित्रण किया गया है। नागार्जुन का उपन्यास बलचनामा मैला आंचल से पूर्व प्रकाशित हुआ था। इसमें आंचलिकता की कमी नहीं है, फिर भी इसमें प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया। बलचनामा उपन्यास में एक परिश्रमी और ईमानदार किसान को अन्याय
एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ दिखाया गया है। तो ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें ईमानदार किसान को अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ दिखाया गया है? तो वह है बलचनामा। रतिनाथ की चाची नागा अर्जुन के निजी जीवन संदर्भ पर आधारित उपन्यास के अंग बन गए, जिसमें एक कुलीन किंतु निर्धन विधवा की करुण कहानी के माध्यम से मिथिला अंचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों को साकार किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है तमस उपन्यास के भीष्म साहनी को वर्ष 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तमस भीष्म साहनी का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इसमें 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की गई है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि बड़े लोगों के स्वार्थ पूर्ति करने वाली नीतियां जन सामान्य के जीवन से खिलवाड़ करके बड़े बड़े राष्ट्रों का इतिहास और भूगोल बदल देता है। भीम साहनी ने मैयादास की माड़ी को केंद्र में बनाकर 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक 3 पीढ़ियों का सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 ईस्वी में प्राप्त हुआ। जिंदगी नामा उपन्यास में पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रीति रिवाज, लोक कथाओं, लोकोक्तियों और 18वीं-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन हुआ है। कृष्णा सोबती को समय सरगम के लिए व्यास सम्मान 2007 प्राप्त हुआ। यह उपन्यास ईशान और अरण्या, दो बूढ़े पात्रों को केंद्र में रखकर लिखा गया है, जिसमें जीवन जीने, पहचानने और स्वीकारने की कहानी है। शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 ईस्वी तथा व्यास सम्मान 1992 ईस्वी को प्राप्त हुआ। नीला चांद उपन्यास में 1960 ईस्वी की काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ मूर्त किया गया। मंजू सीमा उपन्यास में शिव प्रसाद सिंह ने अपनी पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा को केंद्र में रखकर उसके प्राणों की रक्षा के लिए किए गए अपने अथक प्रयत्नों को पूरी ईमानदारी के साथ मूर्त किया। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता उपन्यास में भावुकतापूर्ण प्रेम की करुण कहानी है। चंदर और सुधा का प्रेम काल्पनिक किशोर भावुकता की उपज है। उसका संबंध आज के जटिल सामाजिक यथार्थ से जुड़ नहीं पाता। सूरज का सातवां घोड़ा में धर्मवीर भारती ने इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का चित्रण किया, जिनका वर्तमान पीड़ाग्रस्त और भविष्य अनिश्चित है। राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग उपन्यास में शरद और जया के प्रेम विवाह की कहानी है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित होने वाली स्वार्थपरकता एवं भ्रष्टाचार वृत्ति का यथार्थ चित्रण किया गया है कि किस तरह से लोग स्वार्थी होकर और भ्रष्टाचार करके भ्रष्टाचार किया का वर्णन है इसमें। विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर साहित्य अकादमी 1993 द्वारा पुरस्कृत उपन्यास है। इसमें लेखक ने समाज के लगभग सभी वर्गों की स्त्रियों को सामने रखकर उनकी सभी प्रकार की यातनाओं पर गहरी आत्मीयता के साथ विचार मंथन किया है। प्रभाकर जी की दृष्टि में एक दूसरे के प्रबल आकर्षण से मुक्त होकर ही स्त्री और पुरुष पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। रविंद्र कालिया का प्रसिद्ध उपन्यास है खुदा सही सलामत है के प्रथम भाग में किसी शहर की गली में निवास करने वाले छोटे अभावग्रस्त लोगों, बूढ़ी वेश्याएं, चाय के दुकानदार, ठेला खींचने वाले मजदूर, आटा चक्की चलाने वाले, टट्टूपुंजिए नेता आदि के जीवन का यथार्थ चित्रण है। दूसरे भाग में प्रोफेसर, पूंजीपति, मजदूर, अपराधीकर्मी, नेता, दलाल आदि के चरित्र को राजनीति के संदर्भ में चित्रित किया गया है। पहले भाग में नारी शोषण का और दूसरे भाग में चुनावी राजनीति का प्रभावशाली सजीव चित्रण किया गया। अब इसमें विकल्प में दे देंगे, तीनों भाग दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें किन किन पहले भाग में किस विषय पर बात की गई है, दूसरे में किस पर और तीसरे में किन के बारे में बात की गई है। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी 1996 ईस्वी से सम्मानित किया गया। निर्मल वर्मा के लालटीन की छत उपन्यास में एक किशोरी काया के युवती बनने के बीच के अंतराल की मन स्थितियां, रहस्य, आतंक, भोलापन, अकेलापन आदि का अंकन स्मृति चित्रों के सहारे किया गया है।
गिरिराज किशोर को ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 ईस्वी में तथा पहला गिरमिटिया के लिए व्यास सम्मान 2000 ईस्वी में प्राप्त हुआ। गिरिराज किशोर का चिड़ियाघर उपन्यास में रोजगार दफ्तर के काले कारनामों का पर्दाफाश किया गया है। ढाई घर उपन्यास में समाज और मनुष्य प्रतिष्ठान के बदलते रिश्तों की पहचान कराई गई है कि किस तरह से रिश्ते बदल रहे हैं। पहला गिरमिटिया गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर आधारित है। तो ऐसा कौन सा उपन्यास है जो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर आधारित है? तो पहला गिरमिटिया। परिशिष्ट गिरिराज किशोर उपन्यास में आईआईटी जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में दलित विरोधी वातावरण का दर्दनाक चित्र प्रस्तुत किया है। अभिजात वर्ग के छात्रों द्वारा दलित छात्र को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता था। यानी कि इस उपन्यास में यह दिखाया गया कि दलितों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता था, कि उन्हें मजबूर होकर दलित छात्र को क्या करनी पड़ी, अपनी आत्महत्या करने के लिए उसे क्या होना पड़ा, विवश होना पड़ा। यहाँ भारतीयता और हिंदी का भी मखौल उड़ाया गया। मखौल मतलब मजाक उड़ाया जाता है। कली कथा वाया या बाईपास उपन्यास के लिए अलका सरावगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 ईस्वी द्वारा सम्मानित किया गया। यानी कली कथा बाया और बाईपास की लेखक कौन है? तो ये महिला लेखक है अलका सरावगी। और इन्हें इस उपन्यास के लिए क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 ईस्वी में मिला है। कोई बात नहीं उपन्यास में अलका सरावगी ने भी प्रमाणित किया कि आज भी सरल निश्चल प्रेम, सहयोग और सौहार्द जैसे मूल्य प्रासंगिक और सार्थक हैं। तो उन्होंने अपने उपन्यास में कहा कि आज भी ये मूल्य क्या है, समाप्त नहीं हुए हैं, शामिल हैं हमारे समाज में। कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 द्वारा सम्मानित किया गया? कितने पाकिस्तान में लेखक ने मानव सभ्यता के लंबे इतिहास की गहरी पड़ताल करते अनुभव किया कि प्रत्येक कालखंड में नफरत और घृणा ने इंसान को दो फाकों में बांट दिया। पाकिस्तान बनते आ रहे हैं, आज भी यह सिलसिला जारी है। देश का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण इसी परिणति पर हुआ। यानी कितने पाकिस्तान की जो पृष्ठभूमि है वो देश विभाजन पर आधारित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 ईस्वी में मनोहर श्याम जोशी को क्याप के लिए दिया गया था। इस उपन्यास में यह चित्रित किया गया कि राजनेता भ्रष्ट और सत्ता लोलुप हो गए हैं, कि किस तरह से राजनेता भ्रष्ट होते जा रहे हैं और सत्ता के भोगविलासी है। सत्ता की लालसा उनमें किस तरह से पनपी हुई है। एकता, मानवता और जीवन मूल्यों की बात करने वाला पागल करार कर दिया जाता है और इसमें कुर्माचल के कस्तूरी कोट वर्तमान वाल्मीकि नगर की कहानी कही गई है। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 तथा व्यास सम्मान 2009 से सम्मानित किया गया। इन्हीं हथियारों से उपन्यास का नायक बलिया जनपद है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी से लेकर देश के स्वतंत्र होने 15 अगस्त 1947 तक का बलिया का सामाजिक यथार्थ ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है। बदी उजमा कृत एक चूहे की मौत फैंटेसी शैली में लिखा गया एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। चूहा खाना दफ्तर का चूहेमार अफसरों तथा क्लर्कों के साथ चूहे फाइलों के प्रतीक है। इस उपन्यास में आज की व्यवस्था के पोषक कार्यालय के हास्यास्पद नियमों, उपनियमों, कर्मचारियों, अधिकारियों की प्रवृत्ति तथा यथास्थिति बनाए रखने के लिए उनके अजीबोगरीब तरीकों पर गहरा व्यंग किया गया है। गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर के लिए व्यास सम्मान 1999 ईस्वी तथा कोहरे में कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास की कथा सन 1940 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक के कालखंड को आधार बनाकर लिखी गई। इसमें आधुनिकता के दबाव में भारतीय संयुक्त परिवार टूटने और संवेदनशीलता के छीजने का एहसास कराया गया, कि किस तरह से अब आधुनिक दबाव के कारण भारत के संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और उनमें संवेदनशीलता का क्या हो रहा, टूटने का एहसास हो रहा है। तो इन उपन्यासों में यही दिखाया गया है। कोहरे में कैद रंग उपन्यास में यह प्रतिपादित किया गया है कि आज की सारी विसंगतियां और आर्थिक दबावों के भीतर जीने के लिए अभिशप्त मनुष्य में कहीं न कहीं मूल्यों के प्रति आस्था शेष है। यही आस्था उनके जीवन को गरिमा प्रदान करती है और उनके जीवन को संतुलित रखती है। जब तक यह आस्था बनी हुई है तो मानवता अपराज्य रहेगी। यानी कि जब तक यह आस्था बनी है तब तक मानव क्या रहेगा, विजय रहेगा, बना रहेगा, जब तक मानवता टिकी रहेगी।
मनु भंडारी का आपका बंटी बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है। यह उपन्यास किस पर आधारित है? परिवार विखंडन पर आधारित है। परिवार के टूटने के परिवेश पर आधारित लिखा गया उपन्यास है आपका बंटी। माँ बोझ उपन्यास में मनु भंडारी ने वर्तमान राजनीति से होने वाले सामाजिक उत्पीड़न और व्यवस्था की अन्य खामियों को खुलकर उन्होंने उजागर किया है। एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मनु भंडारी इनकी सहयोगी रचना की है। मनु भंडारी राजेंद्र यादव की क्या है? पत्नी है। विभूति नारायण राय के शहर में कर्फ्यू में यह चित्रित किया गया है कि हिंदू बहुल राज्य में मुसलमान अपने को असुरक्षित अनुभव करता है। यह असुरक्षा बोध ही दंगों का मुख्य कारण है। विभूति नारायण के किस्सा लोकतंत्र में यह स्पष्ट किया गया, देश में लोकतंत्र की स्थापना हुए 60 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, किंतु आज भी हम लोकतांत्रिक मूल्यों को चरितार्थ नहीं कर सके हैं। इसका मुख्य कारण है केंद्र और प्रदेश की स्वार्थपरक नीति। तबादला उपन्यास में विभूति नारायण राय ने भारतीय नौकरशाहों नेताओं की गैर जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार, अक्रमण्यता और स्वार्थपरता का चित्रण किया गया है। राजसेठ द्वारा रचित तत्सम में स्त्री पुरुष संबंधों का विवेचन इतना सुसंस्कृत, सूक्ष्म और प्रौढ़ है कि पूरा उपन्यास सामान्य प्रेम कथा से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बन गया है। उषा प्रेमवदा का उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका में नायिका राधिका अपने व्यक्तित्व के संरक्षण और विकास के लिए परिस्थितियों से जूझती रहती है। अब संरक्षण मतलब अपनी सुरक्षा और विकास के लिए जूझती रहती है और सामाजिक मूल्यों का तिरस्कार करती है। इन सब में मानसिक द्वंद्व का भी अनुभव करती है। चित्रा मुदगल के आमा उपन्यास को व्यास सम्मान 2030 में प्राप्त हुआ। यह उपन्यास बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें दो बातें उभरकर सामने आई है। पहली बात तो यह है कि कभी वर्गविहीन समाज निर्माण के महान उद्देश्यों को सामने रखकर संघर्ष करने वाली ट्रेड यूनियनों आज स्वयं सत्ताकांक्षियों की कठपुतली बन गई है। जो सत्ता की इच्छा रखने वाले हैं उनके हाथों की क्या बन गई है? कठपुतली बन गई है और उनका संघर्ष लक्ष्य भ्रष्ट हो गया। जो उनका लक्ष्य है वो क्या हो गए? उस लक्ष्य से वे भटक गए हैं। दूसरी बात यह है कि आज भी स्वतंत्र पुरुष प्रधान समाज में नारी का उत्पीड़न होता है। कंठ गुलाब उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को व्यास सम्मान 2004 प्राप्त हुआ। कंठ गुलाब में पुरुष प्रधान समाज में नारी के दोहन और शोषण को मुक्ति संघर्ष की कथा का वर्णन है। चंद्रकांता को कथा सतीसर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2005 से सम्मानित किया गया। कथा सतीसर में आतंक की छाया में घुटते हुए कश्मीर का ही बड़ा ही प्रामाणिक और सजीव चित्रण किया गया है। उपन्यास के अंतिम दृश्य में आशा की झलक दिखाई देती है। आओ पेपे घर चले में प्रभा खेतान ने आओ पेपे घर चले के कवि कौन है? प्रभा खेतान है। इन्होंने अमेरिका के 3 शहरों लॉस एंजिल, सेंट लुइस और न्यूयॉर्क में रहते हुए अपने अनुभव के आधार पर अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यवस्था का उद्घाटन किया है।